नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी के लिए आपका जो परीक्षा होने वाली है जूनियर असिस्टेंट की, इसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे थे। ये मॉक टेस्ट नंबर 10वां है। इससे पहले अगर आपने 9 मॉक टेस्ट नहीं किए हैं, अगर आपने इनको सॉल्व नहीं किया है या फिर इनको नहीं देखा है डिटेल्ड वीडियो, तो आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इस प्लेलिस्ट में आप ये सारे के सारे मॉक टेस्ट जितने भी हैं, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप इनको ऑनलाइन अटेम्प्ट करो और आप अपना स्कोर जानो, तो ये आपको हमारे एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी लोग इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसके बाद आपको फ्री टेस्ट में जाना है। एक आपको कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट के नाम से, तो आप इसमें जाइए और यहाँ से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सारे के सारे हैं, सभी लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। ये है मॉक टेस्ट नंबर 10वां। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार आ गया हो, तो वहाँ क्या होता है? जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या फिर चमत्कार आ जाए, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर अर्थालंकार होता है या अलंकार होता है, उभयालंकार होता है या फिर श्लेषानुलंकार होता है? कौन-सा अलंकार होता है? अब इसमें 3 शब्द हैं, जो आपको ध्यान रखना है। कौन-कौन से? सबसे पहले देखो शब्दालंकार। अब ये लिखा है शब्द, यानी कि शब्द के कारण कविता में जब भी कभी सौंदर्य आ जाए या चमत्कार आ जाए, उस स्थिति में वहाँ पर शब्दालंकार होता है। तो शब्दालंकार में शब्द उठा लो, किसके कारण सौंदर्य आ रहा है? शब्द के कारण, ठीक है? शब्द के कारण कविता में सौंदर्य आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में शब्दालंकार होगा। अब ये मैंने लिख दिया अर्थालंकार, गौर करना, अर्थालंकार। अब यहाँ पर लिखा है अर्थ, इस शब्द को पकड़ो। यानी कि अब कविता में किसके कारण रमणीयता आ रही है, किसके कारण चमत्कार आ रहा है या फिर हम कहें सौंदर्य आ रहा है? अर्थ के कारण। अर्थात अर्थ के कारण जब रमणीयता आ जाए, ठीक चमत्कार हो जाए या फिर अनुपम हो जाए, तो वहां पर अर्थालंकार हो जाएगा। अब एक शब्द इन दोनों को मिला के उठा लो, ये मैंने लिख दिया उभयालंकार। इसमें मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा हुआ कि यहाँ पर उभय शब्द भी आ गया और इसके अलावा अर्थ भी आ गया। जब शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर विशेषता आ जाती है, तो वहां पर होता है उभयालंकार। अब यही आपसे यहाँ पूछ रहा था कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार आ जाए, वहां पर होता है उभयालंकार। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। दूसरा कह रहा है कि कौन सा समूह है जो गेय का पर्यायवाची है? गेय मतलब है ग्रह, ठीक। अब ये लिखा है आकार, आयतन, निलय, ये सारे के सारे ग्रह के ही पर्यायवाची हैं। भवन, आमोद, तुरंग, ये गलत हो जाएगा। चक्रीवान, ये भी गलत है, गेय का पर्यायवाची नहीं है। हाटक, ये भी गलत है। अब गेह के कौन कौन से पर्यायवाची और होते हैं, आओ देख लें। घर, मैं बात कर रहा हूँ गेह की, के पर्यायवाची, ठीक। इसके और कौन कौन से हैं, आओ देखो। एक तो आपने घर शब्द से आप परिचित होंगे, आप परिचित होंगे निकेतन शब्द से, ये भी इसी का पर्याय होता है। आप परिचित होंगे भवन से, आप परिचित होंगे सदन से, या फिर आगार, ये भी इसी का पर्याय होता है। साथ ही साथ आयतन, आपने आवाज शब्द सुना होगा, ये भी इसी का पर्याय है। निलय, ये भी इसी का पर्याय है। इसके अलावा धाम, धाम के अलावा ग्रह, ये सारे के सारे गेह के पर्याय हैं, ठीक है। तो वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, ए पार्ट सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे आओ। इसमें रचना पूछी है, कह रहा है कि कौन सी है जो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है? मैला आंचल है, जुलूस है, दीर्घ तप है या फिर द्वाभा है? फणीश्वर नाथ रेणु की कई सारी रचनाएं हैं। देखो, फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी रचनाएं, ठीक, गौर करना। एक तो इनकी रचना है मैला आंचल, मैला आंचल, आप सबने इस रचना के बारे में जाना होगा, पढ़ा भी होगा। और इसके अलावा इनकी एक रचना है जिसको बोलते हैं परिकथा, परति परिकथा। इसके अलावा इनकी एक रचना है जिसका नाम है दीर्घ तप,
दीर्घ, तप्त। इनकी एक रचना है जुलूस। जुलूस, ध्यान दीजिएगा। इनकी एक रचना है जिसको बोलते हैं पलटू बाबू रोड। पलटू बाबू रोड। ठीक है। ये सारी की सारी रचनाएं। एक रचना और आपके ऑप्शन में दी थी, तो आप हैं। तो आप हैं। ये रचना किसकी है? ये रचना है प्रभाकर माचवे की। प्रभाकर माचवे, याद रखिएगा। सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे रचनाओं से। तो चौथा पार्ट गलत हो जाएगा, बाकी सारी इनकी रचनाएं हैं। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। कह रहा है मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं इसे कहते हैं अनुभाव। अनुभाव, ध्यान दें। दरअसल अनुभाव होता क्या है? हृदय में संचित रति, जो स्थायी भावों का कार्य होता है, जैसे मन वचन की चेष्टा या फिर प्रकट होने का अनुभव, ये सारे के सारे अनुभाव में आते हैं। ये सही हो जाएगा। ठीक है। सी पार्ट। अब यहाँ आओ 5वें नंबर में। इसमें कह रहा है नील देवी, इसके रचनाकार कौन है? नील देवी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और याद रखिएगा, ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनका जन्म यूपी में हुआ है, वाराणसी में। आपसे ये सवाल पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में कि हरिश्चंद्र साहब का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। एक छंद में कितने चरण होते हैं? ये सिंपल सवाल है। आमतौर पर छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है छंद कैसा है। सामान्यतया अगर छंद की बात करेगा तो आप 4 ही बताओगे, लेकिन अगर वो अलग-अलग बोले कि छप्पई में कितने होते हैं, तो वहाँ 6 चरण होंगे, है ना? ये सारे के सारे आपने हिंदी में पढ़ रखे होंगे, जहाँ से भी आपने हिंदी पढ़ी होगी। देखो, छंद, छंद के बारे में 3-4 बातें याद रखो। छंद के अंग की चर्चा आपसे पूछी गई है सवाल में। तो सबसे पहले यहाँ से 2-3 बातें याद रखो। कौन-कौन सी? छंद के अंग में, छंद के अंग होते हैं, जैसे पाद होता है, इसी को हम चरण भी कह देते हैं। इसके अंग होते हैं जैसे मात्रा या फिर वर्ण। इसके अंग होते हैं लघु, अंगों में लघु और साथ ही साथ गुरु, ये भी इसका अंग होता है छंद का। इसके अलावा संख्या, संख्या के बाद क्रम, इसके बाद गण, ये भी इसके अंग होते हैं। आपने छंद में यति और गति तो सुनी होगी, तो यति और गति भी इसके अंग होते हैं। इसके अलावा छंद में तुक लय बंध भी होता है, तो ये सारे के सारे छंद के अंग होते हैं। अब यहाँ पर आओ जरा, सबसे पहला उठा लो पाद या फिर चरण। ये सवाल आपसे पूछा गया है मॉक टेस्ट में। अब ये लिखा है मैंने पाद, या आप इसको चरण भी कह सकते हो। मुझे बताओ, आ, ये जो पाद होता है, ये क्या है? दरअसल पाद का अर्थ होता है छंद का चतुर्थ भाग। याद रखिएगा, छंद का चतुर्थ भाग। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि छंदों में प्रायः चरण कितने होते हैं? छंदों में प्रायः चरण होते हैं 4। ध्यान दें, ये ओवरऑल की बात हो रही है। कॉमन 4 होते हैं, लेकिन अलग-अलग जब आप छंद पढ़ोगे तो उनमें अलग-अलग चरण भी हो सकते हैं। ठीक? तो मैं लिखे देता हूँ, छंद में, छंद में 4 से अधिक चरण भी हो सकते हैं। 4 से अधिक चरण भी हो सकते हैं। ठीक? यहाँ तक। लेकिन सामान्यतया आपसे अगर पूछे कितने चरण हैं, तो आप 4 ही बताओगे। देखो, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 7 में कह रहा है कि रोला और उल्लाला से मिलकर कौन-सा छंद बनता है? रोला और उल्लाला। आओ देखो, एक छंद आपने पढ़ा होगा, इसका नाम है छप्पय। इसमें कई सारी विशेषताएँ हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें ये कैसा छंद है, तो आप बताओगे मात्रिक आधार पर यह मात्रिक, विषम, संयुक्त छंद है। संयुक्त छंद का मतलब क्या हुआ? किसी न किसी का ये संयुक्त रूप है। किसका संयुक्त रूप है? संयुक्त छंद है किसका-किसका? दरअसल इसमें मिलाया जाता है रोला और इसमें मिलाया जाता है उल्लाला को। ठीक है? रोला और उल्लाला का ये एक संयुक्त छंद है जिसे कहते हैं छप्पय। अब इसमें देखो, छप्पय में लिखा है 6, ये छा लिखा है, अर्थात इसमें कितने चरण होंगे? इसमें चरण होते हैं टोटल 6। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। रोला उल्लाला, आंसर हो जाएगा छप्पय। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाओ। कह रहा है दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताओ। ये रेखांकित है मनोरम। यहाँ पर मनोरम क्या है? ये है गुणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, या फिर हाँ सही है, ये गुणवाचक है। ठीक। अब सवाल ये है कि गुणवाचक की विशेषता क्या होती है? दरअसल जिस शब्द से संज्ञा का गुण या फिर दशा या फिर स्वभाव इनको लक्षित किया जाए, वहां पर होता है गुणवाचक विशेषण। और ये जो गुणवाचक विशेषण होते हैं, आपसे एक सवाल और पूछा जाता है। पूछा ये जाता है कि कौन से ऐसे विशेषण है जिनकी संख्या विशेषणों में सर्वाधिक होती है? तो इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, सर्वाधिक होती है किनकी? गुणवाचक विशेषण की। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। कह रहा है भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भ्रूण हत्या के हैं भारतेंदु जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। कहाँ है? ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ 10वें में। 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम, इधर भी तत्सम, इधर भी तत्सम, तत्सम शब्दों की जोड़ी आपसे पूछ रहा है, कौन सी नहीं है? तो कर्म है, विद्या है, ठीक है। दधी है, भात है। दधी तो है, लेकिन भात ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए अ, भक्त, है ना? मत्स्य मृग ज्ञान क्षेत्र, यही आपका सही है। बी पार्ट 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। इसमें कह रहा है कि हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? देखो, दो याद रखना। एक तो अपना वाला हिंदी दिवस, अपना वाला का मतलब भारत वाला हिंदी दिवस, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक। और एक याद रखना दुनिया वाला, यानी कि विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। अगर आपसे ये पूछ ले तो आप क्या बताओगे? 10 जनवरी। ठीक। अच्छा, मुझे क्या बता सकते हो कि जो पहला हिंदी दिवस मनाया गया था, पहला विश्व हिंदी दिवस, ये कब मनाया गया था? ये 10 जनवरी, वर्ष बताओ। 1975, 1975 में। ये तीनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और पहला जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था वो 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। कलम का सिपाही, इसके लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत रॉय। अमृत राय। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से, हिंदी से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ये सही हो जाएगा, सभी भाषाओं से। और सभी भाषाओं में ही नहीं दिया जाता है, ये इसके साथ साथ अंग्रेजी में भी दिया जाता है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं, उनके साथ साथ इसमें अंग्रेजी में भी दिया जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो ज्ञानपीठ है, इसमें मिलता क्या क्या है? देखो, देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार में मुझे बताओ क्या क्या मिल रहा है आपको? सबसे पहले कितना रुपया मिलता है? 11 लाख रुपए। राशि याद रखना, पूछी गई है आपसे प्रीवियस ईयर्स में। और क्या मिलता है? वाग देवी की प्रतिमा मिलती है, वाग देवी की मूर्ति मिलती है। ठीक। और क्या मिलता है? प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र। अच्छा, ये तो हो गई बात ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ये कहाँ दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत का संविधान है, और भारत के संविधान में भाषाएं वर्णित हैं। तो भारत के संविधान में जो वर्णित भाषाएं हैं 22, उनमें दिया जाता है, और इसके अलावा अंग्रेजी में। ठीक। तो वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा टी पार्ट। 14 में क्या कह रहा है? 14 में, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, एक से ज्यादा उसे कहेंगे। एक से ज्यादा बोला है तो भाषिया मत बोल देना, इसे कहोगे बहुभाषाविद। ठीक है, बहुभाषाविद। अब यहाँ पर आओ, मैं दो तीन बातें आपसे डिस्कस कर लूँ। ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनके भी अर्थ जान लो। जैसे एक शब्द मैंने लिखा दुभाषिया, ये मैंने लिखा दुभाषिया। गौर करना, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा दुभाषिया। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझने में जो भूमिका निभाता है, उसे कहा जाता है दुभाषिया। ध्यान दो, दो पक्षों के मध्य, दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझने में, भाषाओं को
समझने में भूमिका निभाने वाला। ठीक, भूमिका निभाने वाला। अच्छा, अगर हम यहीं आपसे पूछें, एक शब्द, एक ऑप्शन आपको लिखा हुआ था, ज्ञानी, इसका आशय क्या होता है? जो जिसे ज्ञान हो। इसके अनेक शब्द क्या बनेंगे? जिसे ज्ञान हो उसे कहेंगे ज्ञानी। कभी कभी कहते हैं हम लोग कि बहुत ज्ञानी बनते हो। जैसे ये लिखा था साक्षर, एक ऑप्शन में। साक्षर का मतलब क्या होता है? जो पढ़ना लिखना जानता हो। ठीक है, पढ़ना लिखना जो जानता हो, उसके लिए हो जाएगा साक्षर। द्विभाषी, द्विभाषी, अगर हम इसका अर्थ पूछें कि द्विभाषी से क्या मतलब है? दो भाषाएं बोलने वाला। दो भाषाएं बोलने वाला। ठीक है, ये सारी की सारी शब्दावलियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। बहुत कम अंतर है, लेकिन ये जो अंतर है उससे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन में जाके आप एग्जाम हॉल में ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। कह रहा है कि एक पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सिंह है, पंचानन है, नाहर है, मृगारी है। ये पर्यायवाची शेर के हैं। ठीक है, आगे सूर्य, दिनकर, रवि, तरणी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर तरणी अलग है, रवि अलग है। अग्नि, पिशुल, ये भी गलत है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ग शुद्ध है, तो ए पार्ट ही यहाँ पर शुद्ध होगा। अब जैसे शेर के पर्यायवाची आपको दिए थे ए पार्ट में, और भी हम लिखे देते हैं, इनको भी आप याद रखना। शेर के पर्यायवाची और कौन कौन से शब्दों से जाना जाता है शेर को? देखो, एक तो इसे सिंह कहा जाता है ना? इसके अलावा इसे पंचानन कहा जाता है। इसे नाहर, इसका एक पर्याय है। इसका एक पर्याय मृगारी है, मृग का आरी मतलब दुश्मन। इसका एक पर्याय शार्दूल है ना? इसका एक पर्याय है व्याघ्र, व्याघ्र, है ना? और पंचमुख, इसका एक पर्याय है। इसके अलावा और भी कई सारे हैं। मृगारी है तो हम मृगराज भी लिखते हैं, तब भी कोई गलत नहीं होगा। मृगराज भी इसका पर्याय हो सकता है। वनपति, वन यानी कि जंगल का पति। केहरी भी इसका एक पर्याय है। इसके अलावा केशी, ये सारे के सारे सिंह के पर्यायवाची हैं। इसमें एक शब्द आया था ऑप्शन में, तरणी। इस शब्द से परिचित है? क्या है ये? तरणी का मतलब होता है नौका, याद रखिएगा। इसके अलावा एक शब्द और आया था, पिशुन। पिशुन का अर्थ क्या होता है? पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर, चुगलखोर। ठीक, इसके अलावा एक शब्द था रमेश, रमा के ईश, यानी रमा के पति अर्थात विष्णु। आ जाओ वापस, रमा के पति। अब यहाँ पर ए पार्ट सही होगा, है ना? 16 में आओ, 16 में क्या कह रहा है? दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दो विपरीत शब्द हैं, और विपरीत शब्दों के बीच में प्रश्नवाचक तो लगता नहीं है। प्रश्नवाचक में आप प्रश्न पूछते हो, उद्धरण चिन्ह भी नहीं लगते हैं, योजक लगता है। योजक, जब तो आपस में विपरीत चिन्ह विपरीत शब्द आते हैं तब। निम्नलिखित में से कौन सा ता वर्ग का वर्ण नहीं है? ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ता आता है, था आता है, दा आता है, धा आता है, ना आता है। तो भा नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 18, ये लिखा है भूर्ध्व। इसका संधि पूछ रहा है आपसे, भूर्ध्व। इसमें भू आप ऐसे लिख सकते हो, भू धन ऊर्ध्व। यहाँ पर ऊ धन ऊ, यानी कि ये संधि बन रही है दीर्घ। संधियां आपने पढ़ी होंगी, है ना? तो ये संधि बन रही है दीर्घ संधि। आंसर हो जाएगा भू धन ऊर्ध्व। ठीक, और आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कह रहा है? 19, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। विलोम शब्दों का गलत युग्म पूछ रहा है आपसे, पढ़ो जरा। दक्षिण का वाम है, उद्यम का निरुद्यम। एक मिनट, उद्यम का निरुद्यम होगा क्या? अ, उद्यम का निरुद्यम, यहाँ पर निरुद्यम में उद्यमी होना चाहिए, ऐसे लिखते हैं इसको, उद्यमी। इसका होता है निरुद्यम। ठीक, तो गलत, बी पार्ट गलत होगा। विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य।
तो बी पार्ट मुझे तो गलत लग रहा है, आंसर यही हो जाएगा बी पार्ट। उद्यमी का होता है निरुद्यम। आपने विलोम शब्द कई सारे रट रखे होंगे, पर्यायवाची, ये सारे के सारे याद करने वाले टॉपिक्स हैं। तद्भव तत्सम, जितने शब्दावलियां वोकैब्स आपकी तैयार होंगी हिंदी में, उतना ही आपका पोर्शन अच्छा होगा। हिंदी का 30 नंबर आने हैं, 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और यहाँ पर आपके सामने बहुत अच्छा रोल निभाएगा पर्यायवाची। एक और कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे याद करने वाले तद्भव तत्सम, अनेकार्थक शब्द, एक शब्दों के बदले अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विलोम, है ना? तो ये जो याद करने वाले वोकेबलरी है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे कि यहीं से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। मुख्य अतिथि अतिथि के सम्मान में, यहाँ पर सम्मान में ये अंडरलाइन होगा, शायद टाइपिंग एरर हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन सा है कारक, बताओ। कर्म है, कर्ता है, अधिकरण है, या फिर संप्रदान है? कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर होगा अधिकरण में पर। अधिकरण में पर। तो ठीक है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 21, 21 नंबर। कह रहा है यदि मुड़ना ये अकर्मक क्रिया है। जैसे ही मैंने कहा मुड़ना, आप यहाँ से क्या समझ रहे हो? ये अपने आप मुड़ गया होगा, किसी के द्वारा मोड़ा तो नहीं गया होगा, है ना? इससे अर्थ निकलता है कि ये अपने आप घटना हुई है, मुड़ना। अब मैंने इसमें लिख दिया इसी से मिला के, या हम कहें इसी से मिलता जुलता एक शब्द मैंने लिख दिया, मोड़ना। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, तब आप इसको पढ़ के क्या समझ पा रहे हो? ये लिखा है मोड़ना, भैया उसको मोड़ दो। इसका मतलब कर्ता अब कोई और हो गया। तो ये क्या हो गया? ये थी अकर्मक। यहाँ कर्ता कोई नहीं था, अकर्मक। और यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा सकर्मक। तो मुड़ना, इसका सकर्मक क्या बनेगा? मोड़ना। ठीक, आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 22 में, निम्नलिखित में से तद्भव, ये तद्भव ऐसे, तद्भव तत्सम का शुद्धतम रूप बताओ। अंधा का अंधक होता है क्या? तद्भव तत्सम का शुद्धतम रूप पूछ रहा है आपसे। अंधा का अंधक, और फूल का पुष्प। फूल का पुष्प सही हो जाएगा। पसीना का प्रश्वेत ये गलत लिखा है। चबाना का चबर्ण नहीं होता है ना? ये गलत है। अंधा का अंधक नहीं होता है। अंधा का क्या होता है? जैसे फूल का होता है पुष्प, फूल का पुष्प होता है, तो ये बी पार्ट तो सही हो गया। अगर मैंने लिखा है अंधा, तो इसका होता है हो जाएगा अंध। फिर ये लिखा है पसीना, इसका हो जाएगा प्रस्वेद, है ना? ये सारे के सारे रट रखे होंगे आपने तो। चबाना, ये मैंने लिखा, इसका क्या हो जाएगा? चर्वण। ठीक, ये सब तो सही है। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 23 में आओ। किस समूह के सभी शब्द मधु के अनेकार्थक को प्रस्तुत करते हैं? मधु के अनेकार्थक क्या होते हैं? पढ़ा है इसको? अनेकार्थक याद रखना, पूछा जाता है। इसके अनेकार्थक, एक तो मधु मतलब शहद हो जाएगा, मधु मतलब वसंत हो जाएगा, मधु मतलब चैत मास हो जाएगा, चैत मास। इसके अलावा मधु शराब भी होता है, मधु मीठा भी होता है। ठीक है, तो अब आप मैच करा लो। स्वाद गलत हो जाएगा, जन्म गलत हो जाएगा, शहद है, पराग है, वसंत ऋतु है। ठीक है, और आगे बढ़ो, 24 में आ जाओ। कह रहा है कि कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह बताओ। यहाँ भी अनेकार्थक पूछ लिया गया। कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब एक तो होता है टैक्स, है ना? कहते नहीं है कि कर दे दो, अर्थात टैक्स दे दो। एक कर मतलब होता है हाथ। करवाल शब्द आपने सुना होगा। हाँ, जस्ट वेट, इसका मतलब हो जाएगा हाथ। अच्छा, एक कर का मतलब होता है किरण। कर का एक और अर्थ होता है सूंड। ठीक, तो हाथ, टैक्स, किरण, सूंड, ये सारे के सारे कर। क्रिया विशेषण सुधाकर, दिवाकर, दुष्कर, ये सारे गलत हैं। हाथ, किरण, कर मतलब करना, है ना? तो डी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो, 25 में आ जाओ। कह रहा है बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा।
कौन कौन से 3 भेद होते हैं? पहला होता है रूढ़, ये आपने पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़ाया गया होगा। दूसरा होता है यौगिक, और याद रखो, अब जो आयोग पूछ रहा है, उसमें परिभाषाओं से, भेद से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। अभी जनवरी में एक जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी, जनवरी 2025 में। वहाँ पर आपने देखे होंगे हिंदी के भी सवाल अच्छे पूछे गए थे, और 2-3 सवाल परिभाषाओं से ही पूछ लिए गए थे। अगर आपने एनालिसिस ठीक से किया होगा तो, देखा होगा आपने। तो ऐसे सवाल अब पूछे जाने की संभावनाएँ ज़्यादा है, ठीक? तो हमेशा उदाहरणों पर फोकस मत करो। अब समय है, जब यूपी ट्रिपल एससी पैटर्न बदल रहा है, तो आपको भी पैटर्न कहीं न कहीं बदलना पड़ेगा, और डिटेल में अब अध्ययन करना पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए तो। डिटेल का मतलब है, पॉलिटी पढ़नी है तो डिटेल में पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़नी है, डिटेल में पढ़ो। लूसेंट वगैरह से काम नहीं चलने वाला है, चूँकि आप लगातार देख रहे हो कथन, कारण, निष्कर्ष, यहाँ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो अब एक किताब पर निर्भरता खत्म करके चुपचाप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो बैठ के। चलो, एक हो गया रूल, दूसरा हो गया यौगिक, एक और शब्द होता है, इसको बोलते हैं योग रूढ़। योग रूढ़, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। 26 में आओ, 26 में आओ। कह रहा है कि विचार में एक अगर प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या बनेगा? वैचारिक बन जाएगा। ये तो सिंपल सा था। और आगे बढ़ो, 27 देखो। 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। वह कौन सा वाक्य है? इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। यहाँ पर सर्वनामिक त्रुटि है भैया। दूसरे में आओ, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। यहाँ पर वचन की त्रुटि है। डी में क्या कह रहा है? इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। यहाँ पर डी पार्ट सही होगा। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 28 में आओ। कह रहा है समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? एक मिनट फिर से पढ़ो। एक शब्द दिया है आपको समिति। कह रहा है कि जब आप हिंदी व्याकरण में इस शब्द को पढ़ते हो, तो ये संज्ञा के किस भेद में आएगा? संज्ञा के मैंने आपको भेद बताए थे, जिसमें भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। इसमें जो समिति है ना, आपने पढ़ा होगा जब भी कभी समिति बनाई जाती है तो उसमें 2 आदमी शामिल होते हैं। 3 व्यक्तियों को लेके समिति बना दी गई। तो एक तरह से ये समूहवाचक है। इसमें समूह होता है व्यक्तियों का। तो समिति बनाई गई है, मान लीजिए कोई गाँव है, इस गाँव में जल निकासी के लिए कोई समिति बनाई गई। जल भराव हो जाता है, तो इस समिति में कितने मेंबर्स होंगे? हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो। तो एक कलेक्टिव है, एक समूह है ये समिति। यहाँ पर हो जाएगा टी पार्ट। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम 29 में। कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा को अगर आपको बनाना है, तो आपको पूछ रहा है कितने प्रकार के शब्दों से बनेगी। देखो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये कैसे कैसे बनती है। तो ये बनती है जातिवाचक संज्ञा से, सबसे पहले ये बनेगी जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक बनती है। इसके अलावा ये अ, विशेषण से भी बनती है, यानी कि विशेषण से। इसके अलावा क्रिया से, साथ ही साथ सर्वनाम से। इसके अलावा ये बनती है अव्यय से, ठीक। तो सही उत्तर हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण होता है, वो होता है 5 प्रकार के शब्दों से। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे कह रहा है 30 में नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? इसमें नीति निपुण में इसमें तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष। अब चूंकि तत्पुरुष है तो कौन सा तत्पुरुष होगा? नीति में निपुण, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष, ठीक। ये सारे के सारे आपने समास पढ़ रखे होंगे, और आई होप एग्जाम टाइम में अब आपको ये सारी की सारी चीजें रिवाइज करनी है। चलिए वापस यहाँ से हम बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। ये आपका रीजनिंग शुरू है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, 31 नंबर रीजनिंग का। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चला। जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ, चुपचाप।
जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ। उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा तो इधर हो जाएगा दायां, अर्थात ये इधर की तरफ मुड़ा। और कह रहा है 20 मीटर पूर्व की ओर चला, ये है 10 मीटर, और ये चला 20 मीटर। ठीक, गौर करना। आगे क्या है, फिर दाएं ओर मुड़ता है, नीचे की तरफ मुड़ा और 4 मीटर चला, यहाँ तक चला, ये हो गया 4 मीटर। ठीक है, आगे क्या है, फिर से दाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर पश्चिम की ओर भागा चला गया। अब इधर ये हो जाएगा पश्चिम की ओर, ये 12 मीटर जा रहा है, तो यहाँ तक क्या हुआ, जस्ट वेट 1 मिनट, मैंने बहुत ज्यादा भगा दिया इसको आगे। 12 ही तो जाना है। देखो, कह रहा है कि 12 मीटर चला, टोटल ये 20 है, 12 इसको चला दो तो हो सकता है 12 यहाँ तक आ जाए। ठीक, अब क्या कह रहा है, यहाँ से वह सीधे शुरुआती स्थान की ओर लौटता है, उसके द्वारा तय की गई आकृति का क्षेत्रफल बताएं। इसके बाद वह, ये उसने आकृति तय की है, बात समझना। अब कह रहा है उसके द्वारा यहाँ से फिर सीधा वो शुरुआती बिंदु की तरफ लौटता है, तो ये जो आकृति बन रही है, कह रहा है कि इस आकृति का क्षेत्रफल मुझे बता दो। तो यहाँ पर ये वर्ग बन रहा है और ये आयत बन रहा है, तो अब इसका पूरा आपको क्षेत्रफल बताना है। देखो, ये है 4, तो ये कितना है, ये भी 4 होगा। नीचे का कितना बचा, 6, तो इधर वाला पार्ट भी कितना बचा, 6। ये था पूरा 20, ये हो गया 12, तो इधर का कितना बचा, ये हो गया 8। ठीक, तो यहाँ का भी कितना बचा, ये 8 हो गया। तो फिर नीचे का भी कितना बचेगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब इनके आप निकाल लो। आ, इनका आपको निकालना है एरिया, है ना। तो ये 8 है, ये 12 है, ये 8 है, ये 12 हो जाएगा ऊपर वाला। अब देखो, ये है 4, गौर करना। हमें एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस बॉक्स का एरिया, इस बॉक्स का। ठीक, इस बॉक्स का एरिया क्या आएगा, 12 लंबाई, 12 है चौड़ाई, 4 है लंबाई, तो मल्टीप्लाई करोगे 12 चौको 48। अब हमें इस बॉक्स का एरिया निकालना है, तो 4 है लंबाई, 8 है चौड़ाई, तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 चौको 32। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो 6 है लंबाई, 8 है चौड़ाई, तो 6 इंटू 8, 8 6 48। बस, क्या करना है, ऐड करना है सबको, कह रहा है पूरे का एरिया बता दो, तो 48। देखो, 48, ये वाला 48 इसका एरिया, और इसका एरिया है 32, इनको सबको ऐड कर दिया। जोड़ो, 8 8 16 17 18, कैरी 1 हुआ, 4 4 8 9 10 11 11 1 12, यानी कि 128 वर्ग मीटर। ठीक, सवाल थोड़ा सा लेंदी है, समय लगेगा आपको करने में, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो फिर आप इसको कर ले जाओगे। 32 में आओ, कह रहा है यदि डिस्टरबेंस के पहले वर्ण को आखिरी वर्ण से बदल दिया जाए, दूसरे को 10वें से बदल दिया जाए, और इसी प्रकार आगे भी किया जाए, तो बताओ नए निर्मित शब्द में कौन सा वर्ण टी के बाद आएगा। ये लिखा है डिस्टरबेंस, गौर करना। DISTURBANCE। अब कह रहा है कि भैया काम करो, एक कि पहले वर्ण को आखिरी से बदल दो। आप एक काम करो, ये ई लिखा है, इधर आ जाएगा, सी है इधर आ जाएगा, यानी पहला आखिरी पहला बन जाएगा, उसके बाद वाला उससे पहले वाला बन जाएगा, तो बना दो, बना दो इनको सबको। ई को इधर ले आओ, सी को इधर ले आओ, एन को यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, बी के बाद आर यहाँ आ जाएगा, यू, इसके बाद टी, एस, आई और डी। ठीक, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस आंसर हो जाएगा, हो गया। या आप अगर बहुत सारे इस तरह के अगर आप सवाल लगा लोगे, तो इस तरह के सवालों को करने पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा कि टी के बाद यहीं से एस हो जाएगा, टी के बाद एस, क्योंकि यही तो बाद में आएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है रीजनिंग को, अगर एक बार आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है तो। ठीक, आगे बढ़ो जरा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस चाहिए, मैथ और रीजनिंग ये दोनों ही प्रैक्टिस पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक घड़ी में 2 बजने पर उस घड़ी की दर्पण छवि में क्या समय प्रतीत होगा। एक घड़ी में 2 बजने पर, एक काम करो, ये है घड़ी, इसमें कह रहा है कि जैसे ही 2 बजे, ये है 12, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। कह रहा है कि जैसे ही 2 बजेंगे, ठीक, तो जब आप उसको दर्पण में देखते हो तो समय क्या प्रतीत होगा, तो समय क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, है ना।
समय होना क्या चाहिए? समय होना चाहिए जो दर्पण में प्रतीत होगा, वो होगा 12, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11:60 और कितने बजे हैं? 2 बजे हैं। तो इसमें जो घड़ी का वास्तविक टाइम होता है 2, इसको घटा दिया जाता है। आंसर क्या आ जाएगा 60, यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी ये हो जाएगा 9:60 यानी कि 10 बजे। और वैसे भी अगर आप घड़ी की मिरर घड़ी को मिरर में देखोगे, तो ये जो इधर वाले अंक हैं, जैसे यहाँ पर 9 लिखा होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 11 होगा, तो ये जो सुई है ये इधर दिखेगी, ऐसे हो जाएगा। 10 12 11 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये है 11। तो ये इस प्रकार से सुइयाँ हो जाएगी, अर्थात 10 बजे दिखेंगे आपको। ठीक, आंसर हो जाएगा 10। 33 का हाँ, बी पार्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, 34 में आओ। 34 में क्या कह रहा है? अनुक्रम में कौन सा चित्र आएगा? देखो, ये दिए हैं, अब इनमें कह रहा है कौन सा चित्र यहाँ पे आएगा, है ना? दिमाग लगाओ जरा इसमें, कैसे आप कर सकते हो? एक काम करो, काम ये करो, ये जो सर्किल है ना, इसकी लोकेशन चेक करो। ये पूरा एक फिगर यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये फिगर दूसरा है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये तीसरा फिगर है यहाँ से यहाँ तक, ये 3 फिगर दिए हैं। अब आपको चौथा फिगर बनाना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक? चौथा फिगर बनाना है। अब इसमें पहले फिगर में ये जो सर्किल दिया है इसकी पोजीशन देखो कितनी बदली है अगले फिगर में। 1 यहाँ पर था, 1 2 यहाँ पर पहुँच गया, यानी 2 पोजीशन खिसक के आगे चला गया। फिर आगे देखो, यहाँ पर था, यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि 1 पोजीशन आगे खिसक गया। तो पहले 2 पोजीशन खिसका है, फिर 1 पोजीशन और इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज़ घूम रहा है ना? ये वाला फिगर। पहले 2 पोजीशन खिसका क्लॉकवाइज़, फिर 1 पोजीशन खिसका क्लॉकवाइज़। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर से ये 2 पोजीशन खिसकेगा। पहले 2 फिर 1 फिर 2, ऐसे इस रेंज में ये चल रहा है। तो अब आगे क्या होगा? ये 2 पोजीशन खिसक के यानी कि यहाँ आ जाएगा। तो अगला फिगर जो भी होगा उसमें यहाँ सर्किल होना चाहिए। तो ए भी सही हो सकता है और ये बी है। ए ये क्या हो गया? जस्ट वेट, ये इसमें नंबर नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये ए है, ये हो सकता है बी है, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। चलो देखो, ए भी आंसर हो सकता है आपका, बी भी आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर्किल की पोजीशन सेम सेम है। ये गलत हो जाएंगे दोनों, ये आंसर नहीं हो सकते। अब आगे देखो, अब एक काम करो, ये जो प्लस लिखा है ना सर्किल के अंदर, अब इसकी लोकेशन देखो जरा, इसकी लोकेशन देखो ये कितना खिसका है। पहले यहाँ था, फिर इसके बाद ये एक खिसक के आगे आ गया। अब ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्किल के अंदर जो प्लस है वो एंटी क्लॉकवाइज एक पोजीशन आगे खिसका, फिर इसके बाद ये 2 पोजीशन आगे खिसका, 1 2 यानी यहाँ आ गया। पहले 1 खिसका, फिर कितना खिसका? 2 खिसका, ठीक? अब आगे खिसकेगा ये 1 2, यहाँ पर देखो जरा, 1 2 यहाँ पर आ गया। एक काम करो, इसको 3 खिसकाओ, 1 2 और 3, यानी पहले ये यहाँ था, फिर इसके बाद यहाँ आया, इसके बाद ये यहाँ आया और यहाँ से फिर ये 3 पोजीशन खिसकेगा, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे आएगा इस जगह पे। ये गलत हो जाएगा, ए पार्ट सही होगा इसका, ठीक है? ये पोजीशन इसकी सही है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 35, 35। इसमें कह रहा है अगली आकृति में ज्ञात कीजिए क्या होगा? अगली आकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप इस एक्स को उठाओ, ये जो एक्स है ये क्लॉकवाइज एक स्थान आगे जा रहा है, देखो एक स्थान आगे चला गया। फिर क्या हुआ? फिर ये एक स्थान, पहले एक स्थान आगे गया था, फिर से ये एक स्थान यहाँ पर आ गया, आगे आ गया, फिर से ये एक स्थान आगे आ गया यहाँ पर, है ना? फिर से ये एक स्थान आगे आ गया यहाँ पे। अब आगे क्या जाएगा? फिर से एक स्थान आगे आएगा, यानी एक्स यहाँ पे होना चाहिए। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक? बात समझ पा रहे हो? ऐसे आप इस तरह के सवालों को कर सकते हो। कोई एक फिगर उठा लो, उसकी रोटेशन आप चेक कर लो बस। देखो, आगे देखो, ये लिखा है I9 R18 A26। I9, इसमें कौन सा कोड बन रहा है? आई का होता है 9, है ना? ABCD में आपने रीजनिंग में कोड पढ़े होंगे। आर का होता है 18,
ए का क्या होता है, ए का होता है 1, लेकिन इसका ठीक उल्टा जेड का होता है 26, तो ए का उल्टा लिख दिया है यहाँ पे 26। एच का होता है 8, एस का होता है 19 कोड, सी का होता है 3, लेकिन उसका ठीक अपोजिट यानी कि 24 लिख दिया है। अब आगे देखो, ये है 8, 9, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक। ये 18, 19, यहाँ हो जाएगा 20, ये है 26, 2 कम हुआ 24, फिर से 2 कम होगा 22 हो जाएगा। अब 7 किसका कोड है, जी का। 20 किसका कोड है, टी का। 22 लिखा है, 22 होता है वी का, लेकिन वी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, ई, है ना। तो अब ये आपका सही उत्तर हो गया, G7T20E22, G7T20E22, बी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। ऐसे आप देख सकते हो, कर सकते हो। फिर आगे देख 37 में कह रहा है कि 4 दोस्त हैं, दिव्या है, संगीता है, आशा है और रीता है। दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है, तो यहाँ पर बना लो फिगर। दिव्या हो गई, और ये बड़ी है 1 साल किससे, संगीता से, अर्थात यहाँ संगीता हो जाएगी, ठीक। फिर संगीता आशा से 2 साल बड़ी है, संगीता बड़ी है आशा से कितने साल, 2 साल, तो यहाँ आशा हो जाएगी, ये कन्फर्म हो गया। अब कह रहा है रीता आशा से 1 साल बड़ी है, रीता जो है वो आशा से 1 साल बड़ी है, तो यहाँ पर कहीं आएगी रीता 1 साल। तो अब इसको फिर से एक बार बनाओ, टी, ये 1 साल बड़ी है संगीता से, दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है, संगीता 2 साल बड़ी है आशा से, लेकिन आर, ये कौन है, ये है रीता, रीता बीच में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि रीता इससे आशा से भी बड़ी है, तो यहाँ पर होगी आशा। अब इसमें आपसे पूछ रहा है, 4 दोस्त दिए हैं, ये सवाल अधूरा है। दरअसल इसमें आपसे पूछा गया था सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है, तो अब इसमें देख लो सबसे छोटी कौन है, आशा है सबसे छोटी, है ना। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाओ। कह रहा है कि एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से छठा है, गौर करना, ये है ऊपर से छठा, ये है स्मिता, मैंने लिख लिया। हर्ष का रैंक नीचे से 18वां है, तो नीचे से बना लो हर्ष को, ये है 18, ये कौन है, हर्ष। मंगेश का रैंक स्मिता से 14 नीचे और हर्ष से 15 ऊपर है। ये सवाल, एक काम करो, बीच में कहीं मंगेश होगा, मैं मान लेता हूं यहाँ पर है मंगेश, ठीक। मंगेश का रैंक कितना है, फिर से पढ़ो इसको, मंगेश का रैंक स्मिता से 14 नीचे है, यानी कि 14 नीचे है, और ये 14 लिख दिया, और हर्ष से 15 ऊपर है, यानी ये जो पोजीशन है ये है 15 ऊपर। अब कह रहा है कक्षा में बताओ कितने विद्यार्थी हैं। अब देखो, इस सवाल में कुछ नहीं है, केवल दिमाग लगाना है। ऊपर से गिनो, ऊपर से यहाँ तक है 6 रैंक, यानी यहाँ तक हो गए 6 बच्चे, गौर करना, ये हो गए 6। फिर इसके बाद नीचे मंगेश 14वां है, तो मंगेश से पहले कितने बच्चे होंगे, 13, तो हमने 13 लिख दिया, ठीक। इसके बाद मंगेश और हर्ष के बीच में ये 15वां है, तो बीच में होंगे कितने बच्चे, 14, चूंकि एक मंगेश खुद होगा, और हर्ष और उसके नीचे टोटल है 18 बच्चे, तो 18 ये हो गए। अब मैंने मंगेश को तो जोड़ा नहीं था, चूंकि 13 और 14 लिया था यहाँ पे, है ना, तो एक मंगेश को छोड़ दिया था, तो मंगेश को भी यहाँ जोड़ लो। अब सबको जोड़ दो, 6, 13, 19, 19 ये हो गए, देखो ऐसे जोड़ो, 8 एक 9, 9 4 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कैरी 2, 2 एक 3 4 5, यानी 5, टोटल कितने हो गए, 52, आंसर हो जाएगा 52, ठीक। सिंपल सा सवाल था, लेकिन बस इतना है कि आपको फिगर बना के थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देखिए। देखो 39, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पी क्यू आर एस टी, ये 5 बच्चे हैं, पी क्यू से लंबा है, तो जैसा जैसा कह रहा है बस वैसा करते जाओ। पी लंबा है क्यू से, आर पी से छोटा है, तो आर कह रहा है पी से छोटा है ना, तो पी को यहाँ ले लो और आर को यहाँ ले लो। एस टी से लंबा है, तो एस लंबा है टी से, ठीक है, एस लंबा है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, टी से, परंतु
क्यू से छोटा है। ये क्लू मिल गया यहाँ से, परंतु क्यू से छोटा है। अब ये जो फिगर बनेगा ना, ये मैंने लिखा है पी बड़ा है क्यू से, और कह रहा है ये क्यू से छोटा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एस, फिर ये हो जाएगा टी। ठीक, पी क्यू एस टी। अब क्या कह रहा है? कह रहा है सबसे लंबा कौन है। अब यहाँ पर देखो एक गोट फंस रही है आर की, पी बड़ा है आर से, है ना? तो आर कहाँ आएगा? आर यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी आर आ सकता है। ये हमें कंफर्म नहीं है कहाँ आर आएगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि पी से तो नीचे आर आएगा। कह रहा है सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा तो पी ही है। आर कहीं भी आ जाए लेकिन पी के पहले तो नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा पी। उत्तर में पी पूछा था तो यही आंसर हो जाएगा, है ना? आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाओ। 40 में क्या कह रहा है? संवाददाता, समाचार, समाचार पत्र। आगे क्या होगा? कृषक, फसल। संवाददाता क्या करता है? समाचार से संबंधित है, और समाचार पत्र फिर आ जाते हैं लोगों के घरों में। कृषक फसल पैदा करता है और फिर उससे खाद्य पदार्थ बनते हैं। ठीक है, ये सही है। ए पार्ट ही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आओ। 41 में एक घोंघा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, क्योंकि फिगर बनाना पड़ेगा इसके लिए। कह रहे एक घोंघा है जो 12 सेंटीमीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर लकड़ी पर चढ़ रहा है। एक दिन 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, लेकिन रात में वो 2 सेंटीमीटर आ जाता है नीचे। अब देखो, सबसे पहले तो आप फिगर बना लो। मान लेते हैं ये है एक 12 सेंटीमीटर ऊंची लकड़ी, टोटल है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 चढ़ा 2 नीचे आ गया, तो एक दिन में कितना जाएगा? ऐसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो, कुल कितना चढ़ेगा, कुल चढ़ा कितना? 3 चढ़ा और 2 फिसल गया, टोटल अमाउंट कितना आया? 1 मीटर। यानी एक दिन में 1 मीटर ही चढ़ पाता है। ठीक, तो अब देखो, एक दिन में 1 मीटर चढ़ा, 2 दिन में 2 मीटर, 3 दिन में 3 मीटर। तो मुझे बताओ 9 दिन में कितना चढ़ा? 9 दिन में 9 मीटर चढ़ गया, है ना? अब अगर 9 मीटर चढ़ के ये यहाँ पर आ गया, गौर करो, ये है 9 मीटर, और इसे कितने दिन लग गए? 9 दिन लग गए। तो अब मुझे बताओ ऊपर का कितना बचा है? ऊपर का बचा तो 3 है ना, और कह रहा है एक दिन में वो 3 चढ़ जाता है। तो फिर जब वो 10वां दिन होगा, 10th, 10वां दिन, तो 10वें दिन वो 3 मीटर चढ़ जाएगा। 9 3 12, टोटल हो गए 12। खत्म हो गया सवाल। अर्थात वो 10वें दिन चढ़ जाएगा। ठीक, बात समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। देखो, 3 मीटर चढ़ा था, गौर करना, 3 मीटर चढ़ा, और फिसला कितना? फिसलता है 2 मीटर। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जब 3 मीटर चढ़ा और 2 मीटर फिसल गया, तो टोटल कितने मीटर ऊपर चढ़ा? तो ऊपर चढ़ा वो केवल एक ही मीटर तो चढ़ पाया। कुल चढ़ा कितना? ये चढ़ा 3 मीटर माइनस 2 मीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो मुझे बताओ 9 दिनों में कितना चढ़ेगा? 9 दिनों में चढ़ेगा 9 मीटर, और 10वें दिन कितना चढ़ेगा? 10वें दिन यानी एक दिन में वो 3 मीटर चढ़ जाता है। तो 10वें दिन 9 + 3 हो गया टोटल 12 मीटर। तो अर्थात वो कितने दिन में चढ़ जाएगा 12 मीटर? वो चढ़ जाएगा 10 दिनों में। आगे देखो, सवाल में आओ। 42 नंबर कह रहा है कि सुनील के पास केवल 108 रुपए हैं, जिसमें से वो एक साबुन खरीदता है, एक तेल की बोतल, 1 किलो आलू और एक चॉकलेट उसे खरीदनी है। मुझे बताओ सुनील, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? ये पूछ रहा है आपसे। देखो, सबसे पहला, 44 रुपए की तेल की बोतल, पढ़ना इसको। 44 रुपए की तेल की बोतल, 23 रुपए की चॉकलेट, इस 21 रुपए का साबुन, 10 रुपए का आधा किलो आलू। 10 रुपए का आधा किलो आलू, और आलू यहाँ खरीद कितना रहा है? आलू खरीद रहा है 1 किलो, यानी कि 10 का आधा है तो 1 किलो का हो जाएगा 20 रुपए। तो टोटल उसे कितना रुपया देना पड़ा? एक, तीन एक चार, चार आठ, दो दो चार, दो छः, छः चार 10, 108 रुपए। ठीक, 108 रुपए। तो उसके पास केवल 108 रुपए ही है, तो यही सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। ए पार्ट ही सही होना चाहिए इसका। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें और चेक कर लो। 1 मिनट रुको जरा, मैं एक ऑप्शन और चेक करता हूँ, फिर इसमें बताऊंगा क्या सही है। 108 रुपए है टोटल, गौर करना। 40 रुपए की तेल की बोतल खरीद ली तो ये 40 हो गया। 20 रुपए की चॉकलेट खरीद ली तो 20 हो गया। 17 रुपए का साबुन खरीद लिया
टोटल 17 हो गया है। 34 रुपए का आधा किलो आलू, 34 का आधा आपको खरीदना है 1 किलो, तो 34 रुपए का आधा है, तो फिर 1 किलो कितने का होगा? 1 किलो होगा 68 का। जोड़ो जरा सब कुछ। देखो 108 रुपए ही होने चाहिए, केवल 108 ही खर्च करता है, उससे ऊपर अगर खर्च कर रहा है तो गलत हो जाएगा। जोड़ो, 8 7 15 के 5 कैरी 1, 6 एक 7 एक 8 9 10 10 4 14, ये तो 145 हो गया, तो बी पार्ट गलत हो गया है ना। ए पार्ट इसमें सही होगा, ये सही है। 43 में आ जाओ, 43 में कह रहा है कि नीचे दो कथन और उस पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन क्या है? हाल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का उपयोग काफी बढ़ा है। हाँ बिल्कुल सही है। मुद्रित पुस्तकें महंगी हैं। हाँ, ये भी बात सही है। हम ई बुक्स 5 5 रुपए में खरीद सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने मॉक टेस्ट दिए आपको, और मॉक टेस्ट ई बुक के रूप में मैंने आपको 10 रुपए में प्रोवाइड करा दिए। लेकिन वही जब हम इसको प्रिंट निकलवाएंगे, बुक के रूप में मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो हमें पैसे ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे, है ना? तो हो सकता है इसकी कीमत 200 रुपए हो जाए, हो सकता है इसकी कीमत 500 रुपए हो जाए। लेकिन ई बुक के रूप में हमें करना क्या है? केवल और केवल टाइप कराई और ई बुक के फॉर्म में आपको दे दिया। तो ऐसी स्थिति में 10 रुपए या 50 रुपए, तो ऐसी स्थिति में पैसे कम पड़ते हैं। लेकिन मुद्रित जो पुस्तकें होती हैं, वो महँगी होती हैं, बिल्कुल सही है। अब इसमें निष्कर्ष क्या है? आजकल कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ता है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें पढ़ने में लोकप्रियता बढ़ रही है, ये सही है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का उपयोग काफ़ी बढ़ा है, ये सही हो जाएगा। केवल और केवल तो पालन करता है। आगे बढ़ो ज़रा, 44 में आ जाओ। कह रहा है कि आपको एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं। निर्णय लें कि कौन-सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। लेट का कोड क्या होगा? लेट का कोड क्या होगा? आई वॉज लेट, शी इज लेट। लेट लेट कॉमन है, कॉमन है तो यहाँ क्या कॉमन है? ली, ये कॉमन है, तो लेट का हो जाएगा ली। ठीक है, अर्थात दोनों कथन आवश्यक है, एक और दोनों पर्याप्त है। आगे बढ़ो जरा, 45 में आ जाओ। कह रहा है कि 4 पुस्तकें हैं पी क्यू आर, और एस मेज पर रखी हुई है। आर को क्यू से ऊपर रखा गया है, आर ऊपर है क्यू से, एवं एस को पी से नीचे रखा गया है। तो एस नीचे है पी से। आगे बढ़ो, आर सबसे ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है आर, तो फिर आर होगा यहाँ, क्यू होगा यहाँ। चूंकि 4 ही पुस्तकें तो हैं, कह रहा है सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे हो जाएगी क्यू। ठीक, आगे बढ़ो जरा, 46। इस तरह के तो सिंपल सवाल है, आप सभी लोग कर लोगे। निम्नलिखित, अच्छा यहाँ से जीके शुरू हो गई। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? बताओ। देखो, एक टेबल बना लो आप सबसे पहले। यहाँ पर लिखो स्थान, और यहाँ पर लिखो नदियों का संगम। नदियों का संगम। ठीक, स्थान कौन कौन से हैं और संगम कौन कौन सा है? जैसे देवप्रयाग, देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियां आके मिल रही हैं? जैसे मैंने कहा कि एक नदी है अलकनंदा, और एक नदी है भागीरथी, ये आती है और देवप्रयाग में मिल जाती है। फिर एक प्रयाग है जिसको कहते हैं रुद्रप्रयाग, यहाँ पर एक नदी है अलकनंदा, और एक नदी है मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी आई और आपस में मिल गई रुद्रप्रयाग में। फिर एक प्रयाग है जिसको कहते हैं कर्णप्रयाग। एक ये आई अलकनंदा, और इसके अलावा इसके बाद एक नदी है पिंडार, पिंडार नदी आई और ये आपस में मिल गई। अच्छा मुझे बताओ, जो टिहरी जगह है, यहाँ पर कौन सी नदियां मिल रही हैं? एक तो है भागीरथी, और इसके अलावा भीलंगना, भीलंगना। ये याद रखो, स्थान और नदियों के संगम आपसे पूछे जाते हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी ये कहाँ मिल रहे हैं? ये देवप्रयाग में। 47 में आओ। कह रहा है कि यमुना नदी की सहायक नदियों पर विचार करो और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर सजा दो। पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले आएगी चंबल, कहाँ है? ये है, यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक, इसके बाद आएगा सिंध, सिंध, सिंध के बाद आएगा आपका, चंबल हो गया, सिंध हो गया,
केन होगा कि बेतवा होगा? पहले बेतवा होना चाहिए, फिर इसके बाद होगा केन, है ना? ऐसे ये बनेगा। अब आप इसको मैच करा लेना। 48 में आ जाओ। 48 में क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 ये तापीय परियोजनाएं हैं। उकाई तापीय परियोजना ये कहाँ पर है? ये पड़ती है आपकी गुजरात में। पतरातू कहाँ पे है? ये झारखंड में पड़ता है। पेंच तो सबको पता होगा, महाराष्ट्र में ही, सॉरी गलत बोल दिया। पेंच तो सबको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश के नीचे है, दक्षिण में मध्य प्रदेश में। और डाभोल ये है महाराष्ट्र में। अब आप मैच करा लो, है ना? क्वेश्चन नंबर में आ जाओ 49। बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट ये क्या सूचित करती है? अचानक गिरावट आ जाए तो समझ जाओ कि भैया खतरा है, तूफान आने वाला है, तूफान का। और आगे बढ़ो, 50 नंबर में आओ। सुमेलित कीजिए। 10वां जो विश्व जल मंच 2024 में हुआ था वो बाली में हुआ था, हाँ। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में हुआ था, ये भी सही है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 रॉटरडम में हुआ था, सही है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में हुआ था, सारे के सारे सही हैं। ये शिखर सम्मेलन है जो हाल ही में हुए हैं 2024-25 में, याद रखो सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51 51। कह रहा है कि निम्नलिखित दो कथन है जिनमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन और कारण दिए गए हैं। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। सबसे खराब स्वरूप है अस्पृश्यता का अंत, ये संविधान में भी आपको मिलेगा इसके बारे में। आर्टिकल नंबर आपने 17 पढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल सही है कथन। कारण में कह रहा है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। हाँ, ये बात सही है। कहीं न कहीं धार्मिक स्वीकृति इसलिए दे दी गई है चूँकि पाखंड के चलते अ, इसमें धर्म को भी जोड़ दिया गया है। तो ये भी सही है। अच्छा, इन दोनों को अगर मिला के हम पढ़ें, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। क्यों? क्योंकि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति बना दिया गया है। तो ये दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी करता है, अर्थात ए पार्ट इसका सही हो जाएगा, है ना? और आपको पता होगा अस्पृश्यता का अंत कहाँ पर है? आप बताओगे अनुच्छेद नंबर 17 में। और ये अनुच्छेद 17 कहाँ पे आता है? फंडामेंटल राइट्स में, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाओ। यहाँ कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल्स कुछ दिए हैं, इनको सुमेलित करो। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है 39 का ए। याद रखें। पर्यावरण की सुरक्षा ये कहाँ पे है पता है आपको? 48 का ए है। ठीक। और काम पाने का अधिकार है 41। वहीं स्मारकों का संरक्षण है 49 49। तो ये इस तरह से आप मैच करा लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक दो अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत दिया है। योग्यता का जो निर्धारण करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है भैया। ये किसके पास है? योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार है संसद के पास। संसद विधि बना के अर्हताओं को निर्धारित कर सकती है, अर्थात ए पार्ट गलत है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हाँ ये सही है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अर्थात ये गलत है, आर सत्य है ना? आगे बढ़ो, 54 में आ जाओ। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो आपने आयन मंडल का नाम सुना होगा। आयन मंडल। और आयन मंडल में आपने पढ़ा होगा कि जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं पृथ्वी के इसी मंडल से ये परावर्तित होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हवा होती है वो विद्युत आवेशित होती है। विद्युत आवेशित। ठीक है, अर्थात इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पार्ट। और आगे बढ़ो, 55 में देखो। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 है। एक तरफ वैज्ञानिक हैं और दूसरी तरफ आविष्कार हैं उनके, मिलाओ जरा। रदरफोर्ड किससे आप मिलाओगे? रदरफोर्ड को मिला दो आप एटम बम से। फिर लिखा है एल्फ्रेड नोबल, इनको मिला दो आप डायनामाइट से, है ना? तीसरा कार्टराइट, कार्टराइट को आप किससे मिलाओगे? इनका नाम पूरा है एडमंड कार्टराइट, इनको आप मिला दोगे पावर लूम से। तो ये है पावर लूम। और ग्राहम बेल को किससे मिला दोगे? ये मिला दो आप टेलीफोन से। तो इस तरह से आप मैच करा लो और यहाँ आप ऑप्शन देख लेना। ठीक है, कौन से सही है? आगे बढ़ो जरा। किस समूह के जीवों का
डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है। दरअसल ये जीव होते हैं डायटम। ये आपने जहाँ भी साइंस पढ़ी होगी, साइंस में आपने इस तरह के बायोलॉजी में सारे के सारे अ, एक कोशीय जीव समूह के बारे में पढ़ा होगा। ये एक कोशीय है, एक कोशीय जीव समूह है। और इसका प्रयोग जब हम करते हैं, तो डायटम एक कोशीय जीव का इस्तेमाल किया जाता है कई सारे परीक्षणों में। जैसे आपसे अगर पूछे साल्विन 350 परीक्षण में किसका इस्तेमाल करते हो? तो आप बताओगे डायटम, अर्थात साल्विन 360 परीक्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखो, सवाल आपसे इस तरह के पूछे जाते हैं। 57 में आ जाओ। कह रहा है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संदर्भ में कौन सा सही कालानुक्रम में है? सुमेलित करो। सबसे पहले ऑप्शंस के आधार पर यूनानी शक क्षार, सबसे पहले यूनानी, इसके बाद फिर शक, और इसके बाद फिर कुषाण। ठीक है, तो कहाँ कौन सा मैच करेगा? यूनानी कुषाण नहीं, गलत है। ये बी पार्ट, यूनानी शक और कुषाण। आगे देखो 58 में, कथन कारण से है सवाल। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। सांप्रदायिक पुरस्कार आए थे 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1932। ये आपको तिथि बिल्कुल रट लेनी चाहिए। और इसी दौरान ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था, आपको पता होगा, इसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड। और इसी ने सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया था। इसे कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट। इसके अन्य भी कई सारे नाम हैं। इसे कहा जाता है, चूंकि उस समय प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, तो इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर आओ। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की। ये पुरस्कार थे क्या? इसके तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय था, इसके लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। सही है, और ये इसका सही कारण भी है। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा, 59 देखो। 59 में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में बताओ कि राइटर्स कौन है। अमृतलाल नागर को आप एक काम करो, इनको मिला दो अमृत से, अमृत को अमृत से मिलाओ। सुमित्रा नंदन पंत को आप चिदम्बरा से मिला दो, ये इनकी कृति है। शरत चंद्र चटर्जी को आप मिला दो देवदास से, और जयदेव को मिला दो गीत गोविंद से। तो ये आपके ऑप्शंस मैच कर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। चित्रकारी और राज्य। चित्रकारी और राज्य में मधुबनी कहाँ की है? ये बिहार की है। इसके बाद ये लिखा है लेपाक्षी, ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक। पट्टचित्र कहाँ का है? ये ओडिशा का है। और वारली, ये सबको पता होगा, ये काफी चर्चा में रहती है और कई बार ये वाला पॉइंट पूछा भी गया है। ये महाराष्ट्र का है ना? तो आप मैच करा दो। 61 में आओ। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है ब्रिटेन में। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि इसको इस्टैब्लिश की कब किया गया था? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये करता क्या है? किससे संबंधित है? ये मानवाधिकारों पर केंद्रीय एक संगठन है। मानवाधिकारों की बात करता है। मानवाधिकारों से ये संबंधित है। ठीक है? हाँ, 62 में आओ अब आप, 62 नंबर में। कह रहा है आरबीआई द्वारा जारी 4 मौद्रिक राशियों में M1 किसका समायोजन है? अच्छा, आरबीआई में यहाँ पर आओ जरा। दरअसल मैं बात कर रहा था आरबीआई की। आरबीआई ने किया क्या है? आरबीआई ने 4 मौद्रिक राशियाँ प्रकाशित की थी। 4 मौद्रिक राशियाँ। और ये जो आरबीआई ने 4 मौद्रिक राशियाँ प्रकाशित की थी, ये M1, M2, M3 और M4, ये 4 मौद्रिक राशियाँ। और ये कब की बात है? सन 1977 की बात है। ठीक। अब इसमें M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है? ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले उठा लो M1, ये क्या है? दरअसल इसमें लोगों के पास जो मुद्रा होती है, जो सिक्के होते हैं, वो आते हैं। अर्थात लोगों के पास मुद्रा, या साथ ही साथ सिक्के, मुद्रा और सिक्के दोनों। ठीक, इसके अलावा और क्या आता है इसमें? और क्या शामिल किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है बैंकों की जमा मांग। जमा मांग। ठीक।
जमा मांग का मतलब है चालू और बचत खाता दोनों सहित। चालू खाता और साथ ही साथ बचत खाता की सारी जमा मांग। इसके अलावा और इसमें क्या शामिल किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है आरबीआई के दूसरे जमा, आरबीआई के जमा। तो ये पूरी की पूरी धनराशि M1 के अंतर्गत आती है। अब आ जाओ M2 में, इसमें क्या शामिल किया जाता है? इसमें M1 में जितना कुछ धनराशि थी वो, और इसके अलावा डाकघर की जमा मांग, डाकघर की जमा मांग। इकोनॉमिक्स में ये सारे आपने टर्म्स पढ़े होंगे। जैसे बचत योजनाओं की जो रकम होती है वो सारे के सारे इसी में आते हैं। सॉरी, M2 में, है ना? अब आ जाओ M3, इसमें क्या आता है? M3 में आता है M1 और साथ ही साथ बैंकों की मियादी जमा, बैंकों की जो मियादी जमा होती है। जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा रेकरिंग या फिक्स्ड डिपॉजिट में जो जमा राशि होती है वो सारे के सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा M4 में क्या आता है? M4 में आता है M3 में जो भी जमा है, और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की कुल जमा, पोस्ट ऑफिस की कुल जमा, ठीक? पोस्ट ऑफिस की कुल जमा का मतलब है मांग और जो मियादी जमा दोनों होती है वो सारी की सारी इसी के अंडर में आती है। तो यहाँ पर आओ, आपसे पूछ रहा था M1 किसका समायोजन है? M1 में आता है जनता के पास रकम, बैंकिंग व्यवस्था में मांग जमा, और आरबीआई के पास जो अन्य जमा होती है वो सारी की सारी M1 के अंतर्गत आती है। ठीक? अब आ जाओ 63 में। कह रहा सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। स्मारक और निर्माता। मुझे बताओ जरा, ये लिखा है अलाई दरवाजा दिल्ली का। ये किसने बनवाया था? ये खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी वाला वाला ये अकबर ने ही बनवाया था। आगरा वाली जो मोती मस्जिद है, इसे शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो दिल्ली वाली है, इसे औरंगजेब ने बनवाया था। सारे के सारे सुमेलित हैं। ठीक है, 1 2 3 4 सी पार्ट सही हो जाएगा। 64 में आओ, क्या कह रहा है? यूरोप में अ, पिरेनीज पर्वत श्रृंखला ये किन दो देशों को अलग करता है? ये जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है, दरअसल ये स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। स्पेन और फ्रांस को। देखो, पिरेनीज पर्वत श्रृंखला, पिरेनीज, जस्ट वेट, पिरेनीज होगा पर्वत श्रृंखला। ठीक, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है, इसमें 3-4 बातें याद रखना। हालाँकि जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैप से बताऊँगा कहाँ-कहाँ ये है, कौन-कौन से देशों को डिवाइड कर रही है, कौन से खाड़ी को ये अलग कर रही है, किस खाड़ी में ये विस्तारित है। देखो, एक तो सबसे पहले स्पेन और इसके अलावा फ्रांस, इन्हें ये जुदा करता है पर्वत श्रृंखला, इनके मध्य ये सीमा बनाता है। वहीं अगर प्रायद्वीप की बात करें तो अरेबियन प्रायद्वीप और शेष यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। शेष यूरोप महाद्वीप, इनके इनको ये जुदा करता है। इसके अलावा ये कहाँ तक फैला हुआ है, विस्तारित कहाँ तक है? तो बिस्किक की खाड़ी से लेकर, ये कहाँ पर है? हम लोग मैप में देखेंगे। बिस्किक की खाड़ी से लेकर ये भूमध्य सागर तक फैला है। ठीक है? तो खैर वापस आ जाओ अपने सवाल में। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। और आ जाओ 65 में। 2024 में सबसे अधिक कर्ज वाले राज्यों की सूची में 3 देश, 1 मिनट, ये गलत लिखा है, 3 राज्य होना चाहिए। 3 राज्य कौन से हैं? तो सबसे आगे आएगा आपका तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है और फिर आता है महाराष्ट्र का नंबर। यही सही हो जाएगा, ए पार्ट। 66 में देखो, इसमें कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही सोलर निर्जलीकरण तकनीकी के संबंध में सही कथन को पहचानिए। आईआईटी कानपुर ने सोलर निर्जलीकरण तकनीकी की शुरुआत की है, बिल्कुल ठीक है। यह नवाचार फलों और सब्जियों को प्रभावी ढंग से सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है, बिल्कुल ठीक है। इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है और फसल की बर्बादी को कम करना है, ये भी सही है। सारे के सारे सही हो जाएंगे, है ना? 67 में आओ। करंट अफेयर्स यूपी की आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मिशन शक्ति के बारे में बताइए। यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें सुरक्षा संरक्षा आत्मरक्षा प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय, 1 मिनट, 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल किया गया है क्या? आत्मरक्षा के लिए 10 नहीं, 6 दिवसीय है। ये गलत हो जाएगा आपका।
यह 2024 में प्रारंभ किया गया था। ऐसा है क्या? नहीं भाई, सन 2020 से ये प्रारंभ हुआ था। यह महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। हाँ, ये इसके द्वारा संचालित है, लेकिन इसमें जो एमएसएमई विभाग है, इसका भी कहीं न कहीं योगदान रहता है। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण में, है ना? प्रशिक्षण में जो इनको टूल किट्स वगैरह दी जाती हैं, तो उसमें एमएसएमई विभाग का भी योगदान रहता है। तो आगे बढ़ो ज़रा, इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल विकास उन्मुख प्रशिक्षण दिया जाता है। हाँ, ये सही है। इसमें 3 वाक्य आपके सही हैं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 68 में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। बाल श्रमिक विद्याधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका को बालक से प्रति माह 200 रुपए ज़्यादा दिए जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। इसमें बालिकाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए नहीं, गलत हो जाएगा। बालक बाल श्रमिक विद्याधन योजना श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। 1 और 3, 1 और 3। आओ देखो, इस योजना को थोड़ा-सा डिटेल में हम आपको बताते हैं। लिखा है बाल श्रमिक विद्याधन योजना, बाल श्रमिक विद्याधन योजना। गौर करना। इस योजना के बारे में 2-3 बातें आप याद रखो। सबसे पहले, कहाँ की है ये योजना? कौन से प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश की। विभाग का नाम बताओ? श्रम विभाग। ठीक। अब मुझे बताओ, इसमें जो आर्थिक लाभ दिया जा रहा है, आर्थिक लाभ, ये आर्थिक लाभ में बालक को कितना दिया जा रहा है? 1,000 रुपया प्रति माह। और बालिका को कितना दिया जा रहा है? बालिका के लिए है 1,200 रुपया प्रति माह। तो सबसे पहला जो पॉइंट था क्वेश्चन में, वो था बालिका को बालक से 200 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अब आगे देखो। अब मुझे बताओ, बालक को हर एक महीना 1,000 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में मिलेगा 12 इंटू 1,000, यानी कि 12,000 रुपए, है ना? बालिका को मिल रहा है 1,200 रुपया प्रति महीना, तो 1 साल में अर्थात 12 महीने में कितना मिलेगा? 1200 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 12-12 में 144, डबल ज़ीरो, 14,400 रुपए। तो जो बालिका को 1 साल में मिलेगा, वो मिलेगा 14,400, और बालक को कितना मिलेगा? 12,000। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है बालिकाओं को प्रति वर्ष 12,000, नहीं, गलत है। बालिकाओं को 14,400 मिलेगा, है ना? बालक को मिलेगा 12,000। ठीक, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो चलिए 69 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, हाल ही में सुर्खियों में रहे जनपद संभल के बारे में सही कथन बताइए। तोता मैना की कब्र है यहाँ पे, श्री कल्की विष्णु मंदिर है यहाँ पे, बरेली मंडल का भैया ये भाग नहीं है। किसका है? मुरादाबाद का। मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल में कौन-कौन शामिल है? 5 जिले हैं, मुरादाबाद मंडल में आते हैं। कौन-कौन से आते हैं? एक तो अब स्वयं मुरादाबाद है, इसके बाद उसके आसपास के क्षेत्र जैसे रामपुर आ गया, आप बिजनौर को उठा लो, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अमरोहा को उठा लो, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। संभल को उठा लो, ये भी मुरादाबाद के अंतर्गत है, तो ये गलत है। संभल की सीमा उत्तराखंड को स्पर्श करती है, ये गलत है। नहीं, 1 और 2 केवल सही है। और आगे बढ़ो ज़रा, 70 में आ जाओ। 70 में कह रहा है कि ऐतिहासिक जल विहार का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है बुंदेलखंड में, पश्चिमांचल में, पूर्वांचल में, या फिर रुहेलखंड में। ठीक, बुंदेलखंड सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो जरा, 71 देखो, 71 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी के संबंध में गलत कथन बता दो। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसे बसाया था। हाँ, बिल्कुल सही है। इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। ऐसा है क्या? बहाउद्दीन, इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन, हाँ ठीक है, बहाउद्दीन को बनाया गया था इसका डिजाइनर। और क्या कह रहा है? तुर्की सुल्ताना का महल इसी में है, ये भी सही है। अक्षय वट और पातालपुरी मंदिर फतेहपुर सीकरी के प्रांगण में, ये गलत हो जाएगा। ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है भैया, ये दोनों है प्रयागराज में, है ना? ये प्रयागराज में है, तो डी गलत है। आगे बढ़ो, 72 में आ जाओ। 72 कह रहा है, यूपी औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मध्यांचल और पश्चिमांचल में स्टाम्प ड्यूटी छूट कितनी प्रस्तावित है? क्या बता सकते हो? स्टाम्प ड्यूटी छूट। देखो, अगर आपसे पूछे कि बुंदेलखंड मुझे बताओ, बुंदेलखंड और मुझे पूर्वांचल बताओ,
तो आप क्या बताओगे? 100%। अगर आपसे पूछे कि मुझे मध्यांचल बताओ, आप क्या बताओगे? मध्यांचल और पश्चिमांचल। पश्चिमांचल, तो आप बताओगे 75%। और अगर पूछे आपसे गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ठीक है, तो आप बताओगे 50%। आपसे पूछा क्या है? मध्यांचल और पश्चिमांचल में छूट, तो आंसर हो जाएगा 75। अब आगे बढ़ो जरा, 73 में आओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में फखरुद्दीन अली मेमोरियल कमेटी किस स्थान पर है और इसकी स्टैब्लिशमेंट कहाँ कब हुई थी? ये लखनऊ में है, ये तो कंफर्म है, लेकिन इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 76 में हुई थी। सी पार्ट सही होगा। कह रहा है आईईटीयूपी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भैया लखनऊ में है। अच्छा, ये लिखा है आईईटीयूपी, इसका पूरा नाम पता है आपको? लिख लो। इंस्टीट्यूट ऑफ, इंस्टीट्यूट ऑफ, ई का मतलब हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी स्पेलिंग बड़ी मुझे जटिल थी, याद करने में बहुत समय लगा। एंटरप्रेन्योरशिप जो भी है। डी का मतलब क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश अपना, है ना? तो इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लखनऊ में है। और क्या मुझे बता सकते हो, ये जो आईईटीयूपी है अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? बताओ भैया। 1986 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है। आ जाओ 75 में, 75 में। कह रहा है उत्तर प्रदेश में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? चलो यहाँ पे आओ ब्लैक बोर्ड में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लिख लो, ये सवाल कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, ये जो राष्ट्रपति शासन है सबसे पहले हमारे यहाँ टोटल लग चुका है 10 बार, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 बार लगा है। सबसे पहले 1968 में, फिर इसके बाद 1970 में, फिर 1973 में, फिर 1975 में, फिर 1977 में। ठीक। इसके बाद 1980 में, 1992 में, 1995 में, 1996 में, और इसके बाद 1900 नहीं होगा, ये होगा 2002 में। तो अंतिम बार 2002 में लगा है, और अगर पूछे पहली बार 1968 में लगा है, और पूछे टोटल कितनी बार लगा है, 10 बार। तो आपसे पूछा है अंतिम बार, है ना? 2002 सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो, 76 में आ जाओ। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को कब नियमित किया गया था? क्या बता सकते हो? 70 है, 71 है, 72 है, 74 है, या फिर 76 है? सर होगा 1976। और आगे बढ़ो, 77 में आ जाओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के संबंध में सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976, ये गलत है। हिंदी संस्थान की आप बात करोगे तो 30 दिसंबर होगा। 30 दिसंबर 1976, ठीक, ये गलत है। इस संस्थान के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती सम्मान, ये भी गलत है। विश्व भारती नहीं है, सर्वोच्च जो सम्मान दिया जाता है हिंदी संस्थान के द्वारा वो दिया जाता है भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान। ठीक। क्या बता सकते हो इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? राशि दी जाती है 8 लाख रुपए, है ना? और एक सम्मान और है, यह संस्थान हिंदी गौरव सम्मान भी देता है, इसके अंतर्गत 8 लाख रुपए की राशि, ये गलत है। 8 लाख नहीं, हिंदी गौरव के अंतर्गत दिया जाता है 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए। तो इनमें से कोई सही नहीं है, डी पार्ट सही हो जाए। 78, 78 में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में शिक्षकों और स्नातकों का कुल कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? आओ देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद। जब आप उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के बारे में पढ़ते हो तो टोटल इसमें 100 सदस्य हैं। इसकी जो क्षमता है 100 है। अच्छा, विधानसभा द्वारा जो निर्वाचित क्षेत्र से लोग चुने जाते हैं वो है टोटल 38। याद रखिएगा, मैं सारी बातें यहाँ पर लिखे देता हूँ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र से
यहाँ 38 लोग आएंगे। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से यहाँ पर 36 लोग आएंगे। इसके अलावा शिक्षक और स्नातक, शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कितने आएंगे? निर्वाचन क्षेत्र से आएंगे 8 + 8। 8 8 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 8 शिक्षक से 8 स्नातक से, टोटल हो गए 16। और राज्यपाल कितने मनोनीत करेगा? राज्यपाल द्वारा मनोनीत ये होंगे टोटल 10। तो वापस आ जाओ। कह रहा है कि शिक्षकों और स्नातकों, तो 8 और 8 यानी कि टोटल हो जाएंगे 16। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में पिता पुत्री के विवाह के समय लट भरवा भोज देता है? बुक्सा है, जौनसारी है, राजी है, थारू है या फिर ननाबीज है? इसमें से थारू उठाओ और यहाँ पर आओ। मैं आपको लिए चलता हूँ थारू जनजाति के पास। और देखो, दरअसल ये एक त्योहार मनाते हैं जिसे कहते हैं बजहर। बजहर त्योहार कौन मनाता है? यही ये हम लोग जो दीपावली मनाते हैं, खुशी का त्योहार होता है क्योंकि रामचंद्र जी रावण को मार के आए थे। लेकिन ये जो दीपावली मनाते हैं वो शोक के रूप में मनाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कौन जनजाति है जो शोक के रूप में मनाती है, वो यही। यहाँ पर एक प्रथा है जिसे कहते हैं पक्की पोड़ी। पक्की पोड़ी, जैसे हमारे आपके यहाँ जब विवाह तय हो जाता है तो कहते हैं भैया शादी तय हो गई। यहाँ कहते हैं पक्की पोड़ी, यानी कि विवाह तय हो गया। अच्छा, ये लोग जो सुबह का नाश्ता करते हैं, सुबह का नाश्ता, इसे कहते हैं कलेवा। ये लोग जो दोपहर का भोजन करते हैं, दोपहर का भोजन, इसे कहते हैं मिझनी। ये लोग जो शाम का भोजन करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं बेरी। याद रखिएगा। ठीक, वापस आ जाओ। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब आ जाओ 80 में। क्या कह रहा है? उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है। राव उमराव भाटी सिंह, बख्त खान, रफी अहमद किदवई, मूलचंद हैं। ये आंसर है बख्त खान। बख्त खान जी, इनका संबंध है बिजनौर से। हुलासखेड़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है पता है आपको? ये करेला झील के पर। अच्छा, ये लखनऊ में है। और लखनऊ में ही एक झील है, ये झील भी कई बार पूछी गई है, करेला। आपसे पूछे करेला झील कहाँ है, तो आप बताओगे यही है लखनऊ में। और आगे बढ़ो जरा, 82 में आ जाओ। कह रहा है कि सुमेलित करो। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड, ये 2018 में स्टैब्लिश हुआ। सुमेलित विकल्प की पहचान करो, ये पूछ रहा है आपसे। फिर आगे क्या है? उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान 86 में बना था। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम 82 में बना है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग निगम ये 60 में नहीं बना है, ये 1958 में बना है। बाकी तीनों सही है, 1 2 3। और आगे बढ़ो, 83 में आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तथा सही कथन चुनिए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 24 जनवरी 2025 को वाराणसी में अपने उप कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय का दर्जा दिया है। क्या ये सही है? हाँ। फिर आगे कह रहा है IWAI केंद्रीय बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है। आगे क्या है? IWAI का मुख्यालय ये प्रयागराज में है। ये प्रयागराज में नहीं है, ये नोएडा में पड़ता है। तो 1 और 2 ये सही हो जाएगा। 84 देखो, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताइए। महिला साक्षरता वाला जिला है कानपुर। ठीक है, कानपुर है। कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर। और इसके बाद फिर नंबर आता है लखनऊ का, और फिर नंबर आता है गौतम बुद्धा नगर का। अच्छा, वहीं अगर मैं पुरुष की बात करूं, पुरुष साक्षरता, क्या बता सकते हो ये कहाँ पर सबसे ज्यादा है? ये गौतम बुद्धा नगर। इसके बाद नंबर आता है औरैया का, और इसके बाद नंबर आता है इटावा का। चलिए 85 में आओ, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा।
चिकित्सालय, ये कहाँ है? आगरा में है, आगरा। और इसकी स्थापना बता सकते हो मुझे आप? कब इसको इस्टैब्लिश किया गया था? 1954 में, 1954। 86 में आ जाओ। 86 में कह रहा है कि बताओ भैया कथन और कारण, यहाँ से कंप्यूटर शुरू है। एंड्रॉइड ऐप्स को विकसित करने के लिए कोटलिन प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया। बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है कोटलिन को एंड्रॉइड के विकास के लिए गूगल द्वारा समर्थित किया गया था। क्या ये सही है? एक मिनट रुको। कोटलिन को एंड्रॉइड के विकास के लिए गूगल के द्वारा समर्थित किया गया था। हाँ, ठीक है, ये तो सही है। ये आर भी सही है और ए भी सही है। अच्छा, इसका कारण ये सही है, इसको दोनों कंबाइंड रूप से पढ़ते हैं। जस्ट वेट, पढ़ो। और यहाँ पर एक शब्द लगा लेना क्योंकि। एंड्रॉइड ऐप्स को विकसित करने के लिए कोटलिन प्रोग्रामिंग भाषा को प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि कोटलिन को एंड्रॉइड के विकास के लिए गूगल के द्वारा समर्थन प्राप्त है, अर्थात इसके द्वारा समर्थित किया गया था। और अ, इसी कारण से जो कोटलिन प्रोग्रामिंग भाषा है, इसको आसानी से एंड्रॉइड ऐप्स के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और ए की सही व्याख्या भी आर करता है। अच्छा, यहाँ पर आओ 87 में। कह रहा है एक्टिवेशन फंक्शन, ये क्या है? एक गणितीय फंक्शन है जिसे न्यूरॉन के आउटपुट पर लागू किया जाता है। एक्टिवेशन फंक्शन इनपुट के भारित योग की गणना करता है। उपर्युक्त दोनों, ये दोनों सही है। एक्टिवेशन फंक्शन दरअसल ये कृत्रिम जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें एक फंक्शन होता है, और इसका आमतौर पर उपयोग क्या होता है? नोड के आउटपुट की गणना करने में, उसके इनपुट और भार के आधार पर उसकी गणना करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों पार्ट सही हो जाएंगे, सी पार्ट। 88 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पहाड़ी चढ़ाई एल्गोरिदम की कमियों को दर्शाता है? लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम, और आगे दिया है रीचिंग अ, रीचिंग अ प्लेट्यू, और आगे दिया है रिच। क्या होगा इसका सही उत्तर? देखो, चैलेंजेस इसके हैं ये तीनों। लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम भी है, लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम, इसके अलावा प्लेट्यू, और इसके अलावा रिच। ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 89, 89। इसमें जरा इससे पहले वाले क्वेश्चन में आओ। ये जो पहाड़ी चढ़ाई एल्गोरिदम लिखा है, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम इसे कहा जाता है। क्या मुझे बता सकते हो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम के प्रकार क्या होते हैं? ये मैंने आपको कंप्यूटर में पढ़ाया हुआ है। इसके टाइप्स जैसे सिंपल हिल क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग एल्गोरिदम, एक इसका टाइप होता है। दूसरा टाइप मैंने क्या पढ़ाया था? स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग, है ना? इसका तीसरा टाइप मैंने आपको पढ़ाया था स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग। तो ये तीनों टाइप्स याद रखना, आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ो। 1 बिलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर होता है? इस तरह के फैक्ट्स आप याद ही कर लो। चूँकि रिपीट होते हैं, तो आपको ज़्यादा काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गीगाबाइट के बराबर होते हैं। और आगे बढ़ो, 90 नंबर में आ जाओ। 90 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा है जो कथन बायस के संबंध में सही है? पढ़ो इसको। कह रहा है कि यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है। यह इनपुट और आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। बायस का संक्षिप्त रूप बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो बायस के बारे में आपको पता होगा, BIOS। दरअसल इनपुट आउटपुट संचालन को ये नियंत्रित करता है ना? इसके अलावा इसका काम क्या है? कंप्यूटर को चालू करना, चालू करते समय स्वतः परीक्षण निर्देश देना, इसके काम होते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 91, 91। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में जस्ट वेट सभी संजाल संधियां नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच, यानी एक केंद्रीय होगा, केंद्रीय स्विच हब या फिर कंप्यूटर से जुड़ी होती है, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में काम करती है। अच्छा, केंद्रीय के रूप में आपको काम कराना है, तो इस प्रकार से इससे नोड जुड़े होंगे, अर्थात ये हो जाएगा स्टार। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब से इसमें जुड़ती हैं, तो आपसे केंद्रीय के बारे में ही पूछ रहा है ना? एक केंद्रीय स्विच या हब कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। आंसर हो जाएगा स्टार। 92 में आओ, सेकंड 90 सेकंड, यानी 90 तो 92। दो वेरिएबल x और y है। x y डैश का बुलियन
व्यंजक क्या होगा? अच्छा, बुलियन में मैंने आपको 2 व्यंजक बताए थे। पहला नियम बताया था और दूसरा नियम। देखो, बुलियन बीजगणित में डी मॉर्गन के नियम, बुलियन बीजगणित में मैंने आपको डी मॉर्गन लॉ बताए थे। डी मॉर्गन के नियम, कौन-कौन से नियम बताए थे? याद करो ज़रा इनको। ये सवाल पूछे जाते हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला नियम कौन-सा था? मैंने कहा था ए प्लस बी बार ए बी इस मान के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या बताया था? दूसरा नियम, ये मैंने बताया था आपको, ए इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी। ये 2 नियम थे। ठीक? वापस आओ अपने क्वेश्चन में। यहाँ पर ए इंटू बी ये दिया गया है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए और बी, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि एक नॉर गेट बबल्ड एंड के समतुल्य होता है। ये कथन निम्न का परिणाम है। ये डी मॉर्गन विधि का परिणाम है। और आगे बढ़, 94 में, 94 में क्या कह रहा है? सी एस एस, सी एस एस को क्या कहते हैं? सी एस एस को कहा जाता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। याद रखिएगा, इसे कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक? अच्छा, ये जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, सीएसएस वह भाषा है जिसका प्रयोग हम वेब पेज को स्टाइल करने के लिए करते हैं। सीएसएस का आशय कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। वेब पेज सामान्यतः 3 घटक होते हैं, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस। ठीक है, सही है। दरअसल आमतौर पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है पता है सीएसएस का? वेब पेज के लेआउट और स्टाइलिंग को तय करने में। और ये जो सीएसएस है, कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू की एक आधारभूत तकनीक होती है। सॉरी, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू की जो आधारभूत तकनीक होती है, उसमें 3 शामिल होते हैं। जैसे एक एचटीएमएल होता है, जावा स्क्रिप्ट है और इसके बाद सीएसएस है। ठीक? तो यहाँ पे सारे सही हो जाएँगे। आगे बढ़ो ज़रा, 95 में देखो, 95 क्या कह रहा है? 95 कह रहा है कोर्टाना क्या है? कोर्टाना दरअसल टोनल गुणवत्ता परीक्षण है। विंडोज़ 10 के लिए ध्वनि आधारित व्यक्तिगत सहायता है। कार्नियल टोनल सहायता को संदर्भित करता है या विंडोज़ में कार्टून चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। कोर्टाना क्या है? देखो, माइक्रोसॉफ्ट का एक आभासी सहायक है ये कोर्टाना। माइक्रोसॉफ्ट का एक आभासी सहायक है। आपकी आवाज़ के आधार पर आपको मदद करता है। जैसे आपने ये सवालों का जो जवाब देने के लिए आम तौर पर चूँकि माइक्रोसॉफ्ट का है, तो बिंग सर्च इंजन का इस्तेमाल करता है। ठीक? तो कुल मिला के ध्वनि आधारित व्यक्तिगत सहायता के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो, मैं बात कर रहा हूँ कार्टाना की। 2-3 बातें यहाँ से समझो और याद रखना। क्या है ये? आप बताओगे ये है माइक्रोसॉफ्ट, यह माइक्रोसॉफ्ट का आभासी सहायक है। आभासी सहायक। अच्छा, कैसे काम करता है ये? तो ये आपकी आवाज़ के आधार पर यह मदद करता है। ठीक है? इसके अलावा ये सवालों का जवाब, जब भी कभी सवालों का इसमें जवाब दिया जाता है, तो किस सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट के, अर्थात ये बिंग सर्च इंजन का इस्तेमाल करता है। बिंग सर्च इंजन का प्रयोग करता है। ठीक? यहाँ तक बात समझ पाए? चलो वापस आ जाओ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें कह रहा है कि एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में ये विकल्प दिए गए हैं। कौन सा विकल्प सूची 1 और सूची 2 में सबसे अच्छा मिलान करता है? तो इनको कुल मिला के आपको मिलाना है। एंटर में क्या करोगे? एंटर में आपको दाईं ओर अलग सेल में ले जाएगा। 1 मिनट। जब आप एंटर दबाते हो तो आप नीचे आते हो, अर्थात आपको नीचे अगले सेल में ले जाया जाता है, तो इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है? और आगे देखो, शिफ्ट और टैब, जब आप इसका इस्तेमाल करते हो अ, तब क्या होता है? शिफ्ट और टैब का जब इस्तेमाल करते हो तो दाईं ओर अगले सेल में जाते हो क्या? आपको नीचे ले जाया जाता है।
आपको एरो की दिशा में ले जाया जाता है या आपको बाईं ओर अगले सेल में ले जाया जाता है। दरअसल जब आप शिफ्ट और टैब दबाते हो तो आप बाईं ओर अगले सेल में जाते हो। अच्छा, जब टैब दबाते हो तब क्या होता है? जब आप टैब 1 मिनट जब आप टैब दबाते हो तब क्या होता है? तब होता ये है, आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाया जाता है, इसका हो जाएगा ए। फिर आगे दिया है, एरो की जब दबाते हो तो जिस दिशा में एरो होती है ना, उस दिशा में आप जाते हो। अर्थात ये कंप्यूटर की कीज़ के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक? कि कौन-सी की दबाने पर आपका जो कर्सर होता है, वो किस डायरेक्शन में मूव करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प साइबर अटैक और उसकी परिभाषा के संबंध में सुमेलित है? रैनसमवेयर, डेटा चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजता है, ये गलत है। रैनसमवेयर में जो फिरौती होता है, वो माँगा जाता है। आगे बढ़ो, फ़िशिंग, फ़िशिंग रैनसम के लिए डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, रैनसम यानी फिरौती के लिए, ये गलत है। की लॉगिंग, कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है, हाँ, ये सही है। डीडीओएस, कंपनी के किसी व्यक्ति को टारगेट करता है, नहीं। आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आ जाता है डीडीओएस से, है ना? तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सी पार्ट सही होगा। आगे बढ़ो, 98 में आ जाओ। 98 कह रहा है कि ये स्तंभ दिए हैं, इनको मैच करा लो। बायडू क्या है? बायडू दरअसल एक चीनी सर्च इंजन है। ये एक चीनी सर्च इंजन है। देखो, बायडू के बारे में लिख लो, बायडू। यह एक चीनी सर्च इंजन है, चीनी सर्च इंजन है। इसके संस्थापक कौन थे? तो आप बताओगे एरिक जू, एरिक जू, ठीक? और रॉबिन ली, रॉबिन ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। बस ये 3 बातें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये अलीबाबा लिखा है, ये क्या है? अलीबाबा है दरअसल सोशल नेटवर्किंग तो है नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग कह सकते हो आप अलीबाबा को। इसके बाद लिखा है एयरमेल या मोज़िला फायरफॉक्स लिखा है, ठीक? अच्छा, इसमें आओ ज़रा, जस्ट वेट, मैं लिंक्डइन में जा रहा हूँ। ये क्या है? लिंक्डइन, ये सोशल नेटवर्किंग है, ईमेल है या फिर वेब ब्राउज़र है? क्या है? तो थर्ड का हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग। अच्छा, अब लिखा है मोज़िला फायरफॉक्स, ये हो जाएगा आपका वेब ब्राउज़र। और ये जो एयरमेल लिखा है ना, एयरमेल क्या है? ये तो ईमेल हो जाएगा, है ना? इस तरह से आप मैच करा लेना। आगे बढ़ो, 99 में आ जाओ। एक एल्गोरिदम जिसका उपयोग गूगल सर्च के द्वारा परिणामों में प्रासंगिक वेब पेजों को रैंक करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पीआर। पीआर क्या है? पीआर को कहते हैं पेज रैंक, ठीक? इसे पेज रैंक ही क्यों कहा जाता है? इसे पेज रैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो आविष्कार में सबसे बड़ा योगदान था, वो था लैरी पेज का। लैरी पेज, इसीलिए लैरी पेज से इस पेज को उठा लिया गया, इनके सरनेम को, और इसका नाम दे दिया गया पेज रैंक। यहाँ पर पेज क्या है? पेज ये दर्शाता है कि ये लैरी पेज है, ठीक? तो आंसर हो जाएगा पीआर। ईमेल में बीसीसी की शॉर्टकट बताओ। एक होता है सीसी, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। और एक होता है बीसीसी, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ध्यान दो, बीसीसी में यहाँ केवल बी आ जाएगा और सीसी में यहाँ केवल सी आ जाएगा, बाकी कंट्रोल और शिफ्ट समान है। तो आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट और बी। सी पार्ट इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? तो ये मॉक टेस्ट नंबर 10वां है, मॉक टेस्ट 10। जो मॉक टेस्ट 10 आपने डिमांड किए थे, वो सारे के सारे मॉक टेस्ट 10 आपके करवा दिए गए हैं। अब इनको अगर आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना हो और अपना स्कोर जानना हो, तो आप इसको हमारे एप्लीकेशन में जाके वहाँ से आप इसको ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो, ठीक है? ये सारे के सारे 10 मॉक टेस्ट आपके लिए, इसमें जो-जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। ये वीपीओ के समान ही आप फिर पछता के रह जाओगे कि काश लगा लेता सवाल तो आ जाते, है ना? तो खैर, धन्यवाद।